नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आता हूं दुनिया की 3 बड़ी खबरें। और आज की 3 बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2-3 दिनों से शांति है, जंग रुकी हुई है, आसार बातचीत के शुरू होने के हैं और आज शाम से बातचीत की शुरुआत हो सकती है, ऐसा संकेत दोनों देशों की तरफ से दिया गया है। इस बीच पूरा मध्य पूर्व का जो इलाका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब-अल मंदब, इन सारी जगहों पर क्या हालात हैं और दुनिया भर के देश इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये पूरी खबर आपको दूंगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर है माइग्रेशन से जुड़ी हुई, जिसको लेकर के यूरोप में संकट जो है वो गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेन में जिस तरीके से मोरक्को से लोग पहुंचे थे, उसे लेकर के एक हंगामा बरपा हुआ और अब यूरोप में इसे लेकर के एक तरह की बेचैनी देखी जा रही। तीसरी बड़ी खबर रूस और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी हुई है, जिसमें रूस की तरफ से यूक्रेन पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया गया है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग की, जो पिछले 5 महीनों से जारी है, पिछले कई दिनों से रुकी हुई है। इससे पहले भी कुछ दिन रुकी और रुकती है, फिर जंग शुरू हो जाती। इस तरह के हालात हमने देखे हैं। इस बार क्या ऐसा कुछ खास होगा? क्या बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचेगी? क्या कोई एग्रीमेंट हो पाएगा? ये तमाम सवाल लोगों के जहन में, लेकिन मध्य पूर्व के तमाम देश कम से कम ऐसा ही चाहते हैं कि बातचीत हो। और ट्रंप ने जो ताज़ा बयान दिया उसमें उन्होंने यही कहा कि मिडिल ईस्ट के देशों की गुजारिश के बाद उन्होंने ये एक बड़ा जो अटैक करने का फैसला किया था। लास्ट फ्राइडे और थर्सडे तक की खबरें आ रही थी कि इस वीकेंड एक बड़ा हमला ईरान पर अमेरिका कर सकता है, लेकिन वीकेंड आते आते ये खबर आई कि सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे देशों की बातचीत के बाद ट्रंप ने अपना हमला करने का फैसला रोक दिया है। क्या सिर्फ बात वही है या और बहुत सारी बातें हैं? वो सारी डिटेल आपके लिए मैं लगातार लाता रहता हूँ, लेकिन अभी जो ताज़ा सूरत हाल है वो एक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के है। दूसरा, इस पूरे रीजन में दूसरा संकट बाब-अल मंदब रेड सी वाला खड़ा हो गया है और ये इस पूरे रीजन में कैसे शांति आएगी उसे लेकर के आज कुछ बातचीत शाम तक हो सकती है। क्या नतीजे होंगे वो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फौरी तौर पर आपको डिटेल बता दें कि देखिए आज यानी सोमवार को आज से शाम से बातचीत की शुरुआत हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन राष्ट्रपति की तरफ से बात कही गई है और ईरान भी बातचीत के लिए अभी फिलहाल राजी। हालांकि दोनों तरफ से धमकियों का दौर भी लगातार चल रहा है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अमेरिकी हमले रोक दिए हैं ताकि बातचीत को मौका मिल सके। ट्रंप का दावा है कि समझौते की रूपरेखा बनने लगी है और वो सैन्य कार्रवाई के बजाय एक समझौता चाहते हैं। हालांकि बीच बीच में तमाम सारे जो उनकी धमकी वाला अंदाज है वो भी हमने देखा है, तमाम बहुत सारे हमले किए जाते रहे लगातार, वो भी हमने देखा है। ईरान की तरफ से क्या कहा गया वो भी आपको बताता हूँ। ईरान की तरफ से कहा गया कि अगर अमेरिका बमबारी को रोक देता है तो हम भी अपनी तरफ से हमले नहीं करेंगे। हालांकि इस बीच हमने प्रिएम्प्टिव एक्शन भी ईरान की तरफ से देखा था। जब सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक में हमले किए तो उसके बाद प्रिएम्प्टिव एक्शन था। और ये जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया भर के, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ ईरान की स्ट्रेटजी धीरे धीरे बदल रही है और वो इस नतीजे पर आ चुकी है कि वो सिर्फ अब इंतज़ार नहीं करेंगे हमले का, वो पहले हमला भी कर सकते हैं। और इराक पर हुए हमले के बाद वो चीज़ हमने देखी थी। बहरहाल तेहरान की तरफ से कहा गया कि अमेरिका को पहले अपने वादों और समझौतों का सम्मान करना होगा। आपको याद है कि 28 फरवरी को जब पहली दफ़ा अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था, जिस दिन पहले हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खामनेई को असैसिनेट किया गया था, उससे पहले भी बातचीत चल रही थी और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर के मुताबिक बातचीत बहुत अच्छी दिशा में जा रही थी। उसके बावजूद बीच में हमले अमेरिका की तरफ से किए गए। फिर उसके बाद फिर एक समझौता हुआ, MOU बाकायदा साइन हो गया, उस पर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत हो गए और उसके बाद फिर 7 जुलाई के बाद से एक बार फिर से हालात बिगड़े और 9 तारीख को अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमला कर दिया था। तो ईरान की तरफ से ये साफ किया गया है कि जब तक अमेरिका अपने पहले के वादों और समझौतों का सम्मान नहीं करेगा तब तक बातचीत आगे चल नहीं सकती। ईरान की तरफ से ये भी साफ किया गया कि अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर किसी भी तरह का दबाव ईरान स्वीकार नहीं करेगा। और अब तक पिछले 5 महीनों की जंग और इससे पहले की तमाम सारी जो डिटेल है वो आपके सामने है और बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। झुकना तो दूर, ईरान कहीं से किसी बात पर जरा सा भी दबता हुआ नजर नहीं आ रहा, जबकि कोशिश लगातार अमेरिका की रही कि ईरान को वो घुटनों पर ले आएगा। और पिछले 2-3 दिन पहले जो बयानात आ रहे थे वो यही थे कि इतनी बड़ी बमबारी अब की करने का प्लान था कि ईरान को घुटनों पर लाया जाएगा और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का उसे निशाने पर लिया जाएगा। जिसके जवाब में ईरान की तरफ से कहा गया
कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो मिडिल ईस्ट के सारे देशों को हम स्टोन एज में पहुंचा देंगे। तो आप समझिए। और उसके बाद अच्छा, अब मिडिल ईस्ट के देशों को भी एक बात बहुत क्लियर समझ में आ रही है कि इस पूरे रीजन में अमेरिका के सहारे रहकर के बातचीत मतलब पूरे हालात को संभाला नहीं जा सकता। एक कोऑपरेशन क्रिएट करने की कोशिश, एक कोऑपरेशन बनाने की कोशिश सऊदी अरब की तरफ से, ओमान की तरफ से लगातार की जा रही कि भाई इस पूरे रीजन में अगर शांति चाहिए तो अमेरिका के सहारे रह कर के शांति तो बहरहाल शायद नहीं आएगी। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको अभी मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल जंग रुकी हुई है और इसके कई सारे कारण सामने हमको दिखाई दे रहे हैं। ओमान और इसके अलावा कुछ और देशों के जरिए बातचीत की लगातार कोशिश हो रही है और मुमकिन है कि आज शाम से बातचीत की कुछ शुरुआत हो जाए और वो अपडेट मैं आपके कल आपके सामने लाऊंगा। देखिए, दोनों पक्ष ये जानते हैं कि आगे जो लड़ाई है उसमें दोनों देशों को सिवाय नुकसान के कुछ हाथ नहीं आ रहा है। लेकिन ईरान की स्ट्रेटेजी है कि इस लड़ाई को, इस जंग को लंबा खींचा जाए उस वक्त तक, कम से कम जब तक ट्रंप जो है मिड टर्म पोल के मुहाने पर पहुंच जाए। और उधर इसराइल में भी इलेक्शन बहुत करीब है और इससे उन दोनों देशों को अपने यहाँ जवाब देते नहीं बनेगा। एक और बड़ी खबर ये है कि अमेरिका में जो खुद ट्रंप जो है इस तरह की चीज़ों के हालात के शिकार हो गए, जो उनकी फौज है उसमें भी इस बात को लेकर के बिखराव है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन क्या जारी रखना है, क्या रोक देना है। एक खबर आपने और देखी होगी जिसे WSG ने रिपोर्ट किया था, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, कि जो स्टॉक पाइल है मिसाइल्स का, खासतौर से थार्ड और पैट्रियट का, वो पहले के मुकाबले घट रहा है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि पिछले वक्त में ईरान का जो ये साउथ ईरान का जो पूरा हिस्सा है उसे ज़्यादा टारगेट किया गया उन तमाम बेसिस से, कुवैत से, बहरीन से, कतर से और UAE से। इसके अलावा आपने जॉर्डन से हमले होते देखे ईरान पर और ज़्यादातर जो है साउथ ईरान का हिस्सा टारगेट किया गया। उसकी वजह यही रही कि जो लंबी दूरी की मिसाइलें हैं अमेरिका के पास, उसको एक तो वो सेव करके रखना चाहता है किसी मुश्किल वक्त के लिए, और जो डिफेंस बैटरीज हैं वो लगातार घट रही, उनका स्टॉक पाइल घट रहा है और इस वजह से भी जंग में के वक्त में मुश्किलें अमेरिका को पेश आ रही है। आपने देखा होगा कि यहाँ से जॉर्डन यहाँ तक जो है ईरान ने जो है कई ठिकानों को निशाना बनाया। अल मौफिक सॉल्टी जो बेस है वहाँ तक निशाना बनाया था, जिसके बाद कई अमेरिकी सैनिकों की जानें गई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, बाबुल मंदब को लेकर के भी मुश्किल हालात लगातार जारी हैं, जिसे लेकर के सऊदी अरबिया ने कुल 14 देशों का, यानी सऊदी अरब प्लस 13 और देशों के साथ एक मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन की बुनियाद रखी गई है, जो इस पूरे रीजन को रेड सी और अदन की खाड़ी तक का जो पूरा हिस्सा है, यहाँ पर इन देशों की सेनाएं जो है वो गश्त करेंगी और यहाँ से शिपिंग को सुरक्षित बनाने की मुहिम पर काम करेंगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आपको याद होगा 2015 में सऊदी अरब ने ओमान के यमन के खिलाफ जो ऑपरेशन किया था उसमें कई देशों की सेनाएं शामिल हुई थी, लेकिन यमन के हुतीस के खिलाफ वो जंग जीत नहीं पाए थे। अभी जिस तरीके से सऊदी अरब ने पिछले वक्त में इराक में हमला किया, उसके बाद PMF की नाराज़गी हम सऊदी अरब को लेकर के देख रहे हैं। अच्छा, PMF क्या है, जल्दी से मैं आपको ज़रा वो भी बता देता हूँ। PMF एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी पैदाइश साल 2014 के आसपास हुई। आपको याद होगा 2014 में इराकी सेना जब पीछे हटी और आइसिस ने मौसुल तक पर कब्जा कर लिया था, उस वक्त इराक के जो मजहबी रहनुमा हैं, वहाँ के आयतुल्लाह हैं सैयद अली सिस्तानी, उन्होंने एक फतवा जारी किया वहाँ के नौजवानों के लिए, वहाँ के छात्रों के लिए, कि आइसिस का एक आतंकी संगठन जो आइसिस जिसने मौसुल पर कब्जा कर लिया था और इराक के एक बड़े हिस्से को वो कंट्रोल कर रहे थे, उसके उस फतवे के बाद वहाँ के छात्र संगठनों ने मोर्चा संभाला और एक PMF नाम का संगठन वजूद में आया, जिसका नाम है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स। और इसमें करीब 60 गुट इसमें शामिल थे और इस गुट ने मुकाबला किया आइसिस का और आइसिस को हटने पर मजबूर कर दिया। ये लड़ाई काफ़ी वक्त तक चली और पूरी दुनिया ये जानती है और मानती है कि PMF का एक मजबूत रोल रहा। और आपको याद होगा इससे पहले जनरल कासिम सुलेमानी, उनका इस पूरे रीजन में आइसिस के खिलाफ मजबूत एक रोल रहा है और इसे दुनिया बाकायदा एडमिट करती है। उसके बावजूद PMF पर जिस तरीके से हमले सऊदी अरब की तरफ से किए गए, जबकि PMF की तरफ से साफ कहा गया कि सऊदी के ऑयल फैसिलिटीज़ पर उसकी तरफ से कोई हमला नहीं किया गया है,
ओमान ने यमन की तरफ से हुतीज़ ने ज़रूर माना कि उन्होंने ये हमला किया है, लेकिन हमला पीएमएफ पर किया गया। ये सारी बातों को जब आप कड़ियों को जोड़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस पूरे रीजन में किस किस तरह के खेल चल रहे हैं। बहरहाल अभी जंग रुकी हुई है और आज शाम से बातचीत हो सकती है। खाड़ी के देश भी चाहते हैं कि बातचीत हो और जंग अब इस इलाके में ख़त्म हो, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से निकलने वाला जो ऑयल है, जो शिपिंग है, वो पूरी दुनिया की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में अहम रोल निभाती है। और इस पूरे रीजन में जो मुल्क हैं उनकी इकोनॉमी उसी तेल से, उसी ऑयल से चलती है। तो एक अच्छी खबर दुनिया के देशों के लिए भी है कि यहाँ से सप्लाई होने वाला जो ऑयल है, जो शिपिंग यहाँ से होती है, वो आने वाले वक्त में शायद जल्दी बहाल हो सकती है। और दुनिया भर के बाज़ारों की भी नज़र इस पूरे अपडेट पर है कि जो ईरान और अमेरिका की बातचीत है, क्या वो किसी नतीजे पर पहुँच सकती है, क्या दोनों देश किसी रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है। एक्सपर्ट से ज़रूर कह रहे हैं कि जिस तरह की मांग ईरान की है कि इस पूरे रीजन से अमेरिका को अपने बेसेस खाली करने पड़ेंगे। आपको पहले ही पता है कि इराक में इसी साल सितंबर तक इराक से सारी फोर्सेस पीछे हट जाएंगी, यानी वापस चली जाएंगी सारे बेसेस को छोड़ करके। कुवैत से बहुत कम तादाद हो चुकी है, कुवैत से भी काफ़ी हद तक जो है अमेरिका अपने फोर्सेस को हटा रहा है, अपने ट्रुप्स को हटा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जब जॉर्डन में जो उसके हैंगर्स में उसके फाइटर F-35 और MQ-9 रिपर जो ड्रोन थे, वो वहाँ तक अगर टारगेट किया तो फिर जो नेगेव का जो इलाका है, फ़लस्तीन यानी इजराइल का जो नेगेव का इलाका है, वहाँ पर फिर ले जाकर के अमेरिका ने अपने वॉर प्लेन्स रखे थे। तो इस सिचुएशन में पूरा इलाका है, जाहिर है अमेरिका किसी निर्णायक जीत की तरफ नहीं बढ़ रहा है। तो ईरान ने एक तरीके से कहा यह जा रहा है कि ईरान की जंग अमेरिका के गले की फांस बन चुकी है और वो इस जंग से अब निकलना चाहता है और उसके रास्ते वो तलाश कर रहा है। लेकिन बातचीत से कितना हल निकलेगा, क्या इजराइल इस बातचीत को आगे कामयाब होने देगा, ऐसे तमाम सवाल हैं। लेकिन इंतज़ार करते हैं, वो अपडेट आपके लिए लाएंगे। दूसरी बड़ी खबर अब आपको बताते हैं, यूरोप में माइग्रेशन का संकट गहरा गया है। स्पेन के रास्ते यूरोप पहुंचने वाले जो प्रवासियों की तादाद है वो बढ़ी है और इसे लेकर के यूरोप में इस वक्त बहस चल रही है। वो मैप मेरे सामने नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। जो मोरक्को का जो तट है, वहीं पर एक हिस्सा जो है स्पेन का भी एक हिस्सा वहाँ पर है और उसका जो स्यूटा इलाका है, वहाँ तक जो लोग पहुँचे थे। अब यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश हैं उनमें आपस में इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी मतभेद है। कई देशों ने अपनी सीमा सुरक्षा को बढ़ा दिया है और कड़े माइग्रेशन नियमों की मांग की है। स्पेन अपनी मौजूदा नीति का बचाव कर रहा है। यूरोपीय नेताओं के बीच आपात स्तर पर बातचीत चल रही है। शेंगेन व्यवस्था को लेकर के भी बहस छिड़ी हुई है। दक्षिणी यूरोप पर माइग्रेशन का जो दबाव है वो लगातार बढ़ रहा है। मानवाधिकार संगठन ने शरणार्थियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अपील यूरोपीय कंट्रीज से की है। ये मुद्दा यूरोप की आंतरिक राजनीति का एक बड़ा विषय भी रहा है और मौजूदा वक्त में बन रहा है। जिस तरीके से मोरक्को से हज़ारों लोग जो है स्यूटा पहुंचे थे, अब आने वाले दिनों में यूरोपीय यूनियन में कई देशों में इस पर बातचीत और बड़े लेवल पर हो सकती है। तो दुनिया के जो बाकी जो देश हैं, ख़ासतौर से जो मिडिल ईस्ट का जो पूरा इलाका है, वहाँ पर जिस तरीके की जंग छिड़ी, यहाँ से भी बड़ी तादाद में लोग माइग्रेट कर रहे हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ या दूसरी कंट्रीज़ में जा कर के बसने की कोशिश कर रहे हैं और उसको लेकर के एक बहस यूरोपीय कंट्रीज़ में इस वक्त चल रही है। तीसरी बड़ी खबर रूस और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी हुई है। वहाँ भी जंग बंदी के कोई आसार फिलहाल नज़र नहीं आते। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है और यूक्रेन ने वायु रक्षा यानी एयर डिफेंस की कमी एक बार फिर से अपने मित्र देशों के सामने रखी है, यूरोपीय कंट्रीज़ के सामने और अमेरिका के सामने। अभी हाल में ज़ेलेंस्की अमेरिका गए थे, ट्रंप से मुलाकात हुई थी और तब ये भी कहा गया कि पैट्रियट का लाइसेंस बनाने का जो है वो यूक्रेन को मिल सकता है। बहरहाल वो सब ये अगर प्रोसेस होगा भी तो ये इतना लंबा है कि इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने इससे पहले यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में कहा था कि उन्हें फ़ौरन अभी ज़रूरत है डिफेंस बैटरीज की। और हालांकि इस बीच ड्रोन की सप्लाई यूक्रेन को काफ़ी मिली है और उसकी वजह से ड्रोन हमले रूस पर यूक्रेन ने बढ़ाए हैं। रूस ने कीव पर बड़े पैमाने पर इस बीच मिसाइल हमले किए हैं, ड्रोन दागे हैं। इन हमलों में कई लोगों की जानें गई हैं, काफ़ी लोग जख्मी हुए हैं। यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि उसके पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो गई है। आप देख रहे हैं कि ये बात आपने मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में भी देखी। अमेरिकी बेसिस जितने हैं वहाँ पर भी पैट्रियट मिसाइलें और थर्ड मिसाइलों की पहले के मुकाबले कमी हो रही है। तो यूक्रेन की तरफ से भी वही बात कही जा रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सहयोगी देशों से और एक्स्ट्रा एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है।
रूस और यूक्रेन के बीच हवाई हमलों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को सैन्य सहायता देने का दबाव और बढ़ रहा है। युद्ध की वजह से यूरोप की सुरक्षा चिंताएं फिर बढ़ गई हैं। रूस ने अपने सैन्य अभियान जारी रखने का संकेत फिर से दोहराया है। फिलहाल किसी युद्ध विराम की तरफ बातें जाती नहीं दिख रही हैं और अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग छिड़ी हुई है इसकी वजह से भी यूक्रेन एक तरह के संकट में है, क्योंकि अमेरिका जो है वो अगर उस तरफ उलझा हुआ है तो यूक्रेन की तरफ वो ध्यान नहीं दे पा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर थी वो अमेरिका और ईरान के बीच की मौजूदा शांति की बात है, जिसमें अब आज शाम से कोई बातचीत की गुंजाइश दिखाई दे रही है, जिसमें कतर, ओमान और सऊदीया के और इस बीच लगातार बातचीत ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची की दुनिया भर के देशों के अपने काउंटर पार्ट से चल रही। सऊदी लगातार कनेक्टेड है, ईरान के साथ बातचीत चल रही है और एक तरह का कोऑपरेशन क्रिएट करने की कोशिश इस रीजन में हो रही है। लेकिन साथ साथ अलग अलग विषयों पर आपस का टकराव भी हम लगातार मिडिल ईस्ट के देशों के बीच देख रहे हैं। आज की शाम बातचीत किस रुख पर हो पाएगी, कितनी होगी और ये बातचीत कितनी पॉजिटिव आगे बढ़ेगी, ये सारा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।